दिल्ली का जो मॉडल है कोरोना से निपटने का, उसे हम कितना कामयाब कहें, कितना नाकामयाब कहें, और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, दिल्ली कितनी तैयार है अगर ये केसेस और बढ़ते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, देश की राजधानी में सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मानी जाती हैं, लेकिन दिल्ली ने तो संक्रमण के मामले में मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं सरकार की तत्परता में इसे कमी नहीं कहा जाएगा? मुझे लगता है हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस पे जा रहे हैं। जितने केसेस दिल्ली में आज टेस्ट के रूप में हम करा रहे हैं उतना देश में कहीं नहीं हो रहे, और जो राज्य 2000 टेस्ट कराएगा उसके आंकड़े 2000 से नीचे रहेंगे, जो राज्य 40,000 टेस्ट कराएगा, 24,000 टेस्ट कराएगा, उसके आंकड़े वहाँ तक टच कर सकते हैं, उसके ऊपर रहेंगे। ये राज्यों के बीच कोई कंपटीशन नहीं है कोरोना। मुंबई और दिल्ली दोनों में फैलना लाजमी था, या उसको कह सकते हैं हमारी भूमिका दिल्ली की ऐसी थी कि 35,000 इंटरनेशनल ट्रैवलर तो दिल्ली में होस्ट किए गए थे जो विदेशों से आए थे, और यही जिम्मेदारी निभाई थी दिल्ली ने। लेकिन आज काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी है दिल्ली में, और हम 24-25 हज़ार टेस्ट रोज़ाना करा रहे हैं, उसमें से 2,000-2,500 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। कई राज्यों में आप देखेंगे 5,000 टेस्ट, 4,000 टेस्ट करा रहे हैं, उसमें से 2,500-1,500 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसलिए कोई कंपटीशन नहीं है आपस में कि क्योंकि कौन कितने टेस्ट करने से कितने पॉजिटिव आ रहे हैं। आज टेस्टिंग की बात करें तो रैपिड टेस्ट में 70% लोग ठीक हो चुके हैं और बाकी लोग ठीक हो जा रहे हैं। की गई, ये हम देख रहे हैं। इस आपके हिसाब से इसके कितने फायदे मिले? इसका बहुत फायदा मिला है। इसका सबसे बड़ा फायदा मीमांसा जी मिला है कि जो सस्पेक्ट पीरियड होता था, आज अगर मुझे कुछ सिम्टम्स डेवलप हुए, आज मुझे लगा कि मैं फला व्यक्ति से मिला था, वो पॉजिटिव पाया गया है, तो मुझे अपना टेस्ट कराना होता है। अब उस टेस्ट कराने के बाद रिजल्ट मुझे अगर 2 दिन बाद मिलेगा, तो उसकी वजह से हो सकता है अगले 2 दिन में मैं और लोगों को कोरोना फैला दूं। लेकिन रैपिड टेस्ट में मुझे मेरा रिजल्ट आधा घंटे में मिल जाता है। तो अगर मुझे पता चल गया कि मैं कल जिस व्यक्ति से मिला था उससे मुझे कोरोना आ सकता है और मुझे हुआ है नहीं हुआ है, तो मैं तुरंत अपने आप को रोक सकता हूं और अपने से आगे उसको फैलाने से रोक सकता हूं। तो रैपिड टेस्ट में सबसे बड़ा फायदा ये हुआ। आज दिल्ली में हमने 11 लाख किट्स खरीदी हैं, करीब 2 लाख रैपिड टेस्ट हम कर चुके हैं, और हमारे पास अभी 9 लाख किट्स और हैं। हम इसको और बढ़ाते जा रहे हैं। रोजाना करीब 24,000 टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं, जिसका बड़ा योगदान है दिल्ली के पूरे कोरोना के स्प्रेड को कंट्रोल करने में। अच्छा, देश भर में मनीष जी जो रिकवरी रेट है वो हम देख रहे हैं कि लगभग 60% के आसपास है, और दिल्ली में ये बढ़कर 70% हो चुका है, जो कि नेशनल एवरेज से ज्यादा है। ये कैसे मुमकिन हो पाया? ये इसलिए क्योंकि होम आइसोलेशन इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। अब क्योंकि दिल्ली में लोगों में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि उनके जानकार में कभी किसी को कोरोना हुआ तो उनको ये पता चल गया कि अरे वो तो आदमी 10 दिन घर पे रह के ठीक हो गया, उसने हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या अगर किसी को कोई छोटी मोटी बीमारी थी वो हॉस्पिटल गया भी तो वो भी 4-5 दिन में वापस आ गया। तो लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और लोग घर पर रह के अपने आप को आइसोलेट कर ले रहे हैं। ये इसमें सेल्फ आइसोलेशन सबसे बड़ा इसका बचाव है कि हम आगे ना फैलाएं, और दिल्ली में इसके लिए हमने प्रेरित किया तो उसका फायदा मिला है। जी, लेकिन मनीष जी, आप जैसे जो सरकार है हम देख रहे हैं होम आइसोलेशन पर काफी जोर दे रही है कि अगर आपके पास आपके माइल्ड सिम्टम्स हैं, अगर क्रिटिकल नहीं है आपकी सिचुएशन, तो आपको फिर घर में ही रहना चाहिए। लेकिन लोगों की ये भी शिकायत आ रही है कि सरकारी विभाग जो है फिर वो परवाह नहीं करता, उसकी ओर से कोई फोन नहीं आता और न ही दवाई पहुंच पाती है। नहीं, इसमें दवाई की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। सरकारी विभाग की तरफ से सबसे पहले जैसे ही किसी को पता चलता है, हमारे पास लैब से पता चलता है कि इस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो हमारी एक टीम उनके यहाँ जाके उनको ऑक्सीमीटर भी दे के आती है उनके घर पे, और उनको बता के आती है किस नंबर पे अपने ज़रा सी भी प्रॉब्लम होने पे कहाँ फ़ोन करना है। वो टीम मुस्तैद है। हमने एक सिस्टम शुरू किया था जिसमें आप कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को रोज़ाना फ़ोन जाता था। एक मेडिकल टीम हमने आउटसोर्स की थी, हायर की थी। बीच में कुछ होम आइसोलेशन को लेकर केंद्र सरकार का ये था कि इसको नहीं करना है तो वो रोक दिया गया था। मुझे उम्मीद है वो सिस्टम फिर से वापस हम कंपनी हायर कर रहे हैं उसके लिए, और एक आध दिन में वो सिस्टम शुरू हो जाएगा तो फिर से हर पेशेंट को रोज़ाना फ़ोन जाने लगेगा। अभी मैं मानता हूं कि जब से ये केंद्र सरकार ने इसको
रोका था उस कंपनी के काम को, तो उसके बाद से वो रुक गया था, पर अब फिर से शुरू कर दिया जाएगा क्योंकि उसकी दूसरी कंपनी हम ऑलमोस्ट हायर करने के फाइनल प्रोसेस में हैं। चलिए मनीष जी, आपने ऑक्सीमीटर्स का जिक्र किया और शायद दिल्ली अकेला राज्य है जो घर घर इस तरह से ऑक्सीमीटर्स पहुंचा भी रहा है, और ये वाकई आप इसके लिए आपकी तारीफ करनी होगी आपकी सरकार की कि ये कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन मुझे आपका बयान इस वक्त याद आ रहा है जो जून के पहले हफ्ते में आपने दिया था कि 31 जुलाई तक जो केसेस हैं दिल्ली में वो 5.5 लाख को छू जाएंगे, और उसकी वजह से काफी पैनिक भी हो गया था। और आज आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि दिल्ली में वो स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई है। वो जो एस्टिमेट, वो जो प्रोजेक्शन था, उसका क्या आधार था, और अब जब आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं उसका आधार क्या है? देखिए, वो प्रोजेक्शन जो था वो भारत सरकार का एक पोर्टल है जिस पर एक्सपर्ट्स ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। उस वेबसाइट के आधार पर, उस पोर्टल के आधार पर ही किया गया था। उस पोर्टल से आंकड़े लेके किया गया था। सारे राज्यों के लिए उस पर प्रोजेक्शन किए जाते हैं कि कौन राज्य कब कितने टेस्ट करा रहा है, उसके कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, किस रेट से डबल हो रहा है। तो ये सारे आंकड़े उसमें फीड होते हैं और उसके बाद उसके प्रोजेक्शंस आते हैं। तो उस वक्त जून के पहले हफ्ते में जो स्थिति थी वो धीरे धीरे अब स्टेबल होनी शुरू हुई है। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ ठीक हो गया या अब कोरोना का खतरा टल गया, कोरोना अभी भी है। लेकिन जो आपने स्टेबिलिटी का आधार पूछा उसका वही है कि एक तो 70% लोग तो अब तक ठीक हो चुके हैं। तो जब हम कहते हैं कि 97,000 लोग हो गए तो उसका मतलब ये भी है कि लगभग 70,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि कोरोना से लोग ठीक हो जा रहे हैं, बहुत आराम से ठीक हो जा रहे हैं। और अब नंबर जो है, जब हम पहले शुरू में जून में 6,000 टेस्ट कराते थे तो 2,000-2,500 केसेस आते थे। अब हम 24,000 टेस्ट करा रहे हैं, तब भी लगभग 2,000-2,500 केस आ रहे हैं। तो एक तरह से स्टेबिलिटी दिख रही है। अब आने वाले समय में और पता चलेगा कि ये स्टेबिलिटी स्थायी है या अस्थायी है। हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं। हमारी तैयारी अभी भी अपने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस करने की है। हम अपने बेड्स बढ़ा रहे हैं, आईसीयू बढ़ा रहे हैं, हम सरकारी अस्पतालों के आईसीयू भी बढ़ा रहे हैं, बेड्स भी बढ़ा रहे हैं। हमने अपनी तैयारी इससे बड़ी स्थिति से निपटने के लिए रोकी नहीं है। चलिए, फिगर्स में स्टेबिलिटी आ रही है। मनीष जी, ये बताइए, केंद्र सरकार के साथ जो रिलेशन है उसमें स्टेबिलिटी आ रही है? बिल्कुल, केंद्र सरकार की ओर से भी सहयोग मिला है। आज जो डीआरडीओ का एक हॉस्पिटल जिसमें 250 आईसीयू हैं वो भी दिल्ली के लिए मिला है। इसके अलावा आईटीबीपी का मेडिकल स्टाफ हमारे 10,000 बेड का जो हॉस्पिटल बन रहा है उसको चलाने के लिए 1,000 बेड्स के लिए मिला है। हमें कुछ वेंटिलेटर्स भी मिले हैं, मास्क भी मिले हैं। तो केंद्र सरकार से सहयोग मिल रहा है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, सामाजिक संस्थाएं, तमाम इंस्टीट्यूशन मिलके ही इससे लड़ पाएंगे। ये बहुत बड़ी विपदा है पूरे देश में, दुनिया में। मैंने दरअसल ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि वो नोकझोंक थोड़ी दिखाई दे रही थी कि दिल्ली से जो बाहर से आने वाले लोग हैं, पहले उनका ट्रीटमेंट करने के लिए दिल्ली सरकार तैयार नहीं थी, उसके बाद उसको लेकर समझौता हो गया। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, आपको लगता है कि जब इस तरह का संकट काल आता है तो वो जो मतभेद हैं उन्हें हमें पीछे बैकफुट पर रखना पड़ता है, और वो शायद अब वो कोऑर्डिनेशन केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में देखने को मिल रहा है? देखिए, मतभेद नहीं, कोऑर्डिनेशन तो हमेशा है। अब मतभेद तो हो सकते हैं, हों, लेकिन मतभेद अगर किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लेकर हैं तो नुकसानदायक है। लेकिन दिल्ली में कोविड के केसेस को देखने के लिए, कोविड के केसेस को ट्रीट करने के लिए एक व्यू पॉइंट राज्य सरकार का था, एक व्यू पॉइंट केंद्र सरकार का था। इसमें हमने केंद्र सरकार की बात मानी। फिर बाद में ऐसे ही होम आइसोलेशन को लेकर एक व्यू पॉइंट केंद्र सरकार का था, एक राज्य सरकार का था। वहां फिर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की बात मानी। मुझे लगता है इसी को कोऑर्डिनेशन कहा जाएगा। हमेशा ये मान के चलना कि दो राज्य सरकारों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा, ये तो संभव नहीं है। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद जो जिससे ज्यादा जनता का हित होता हो वैसे फैसले अगर लिए जाएंगे तो इससे अच्छी स्थिति क्या होगी। अच्छा मनीष जी, केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ की मांग की गई है दिल्ली सरकार की ओर से, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि दिल्ली सरकार की ओर से तो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और ये जो फ्रीबी पॉलिटिक्स की एक शुरुआत हुई थी कि महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर भी जारी रहेगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो जो फंड्स हैं, आपको नहीं लगता कि इस मुश्किल दौर में जब ये चुनौती न सिर्फ दिल्ली के लिए, पूरे देश के लिए है, वो फंड्स आप उस दिशा में डाइवर्ट कर सकते हैं? आप सोच के देखिए ना कि लॉकडाउन के अंदर
कनॉट प्लेस में काम करने वाला आदमी किसी दुकान में या किसी चैनल में या किसी और कंपनी में काम करने वाला आदमी जिसकी 15-20 हज़ार रुपये की तनख्वाह है, वो अपने बिजली के बिल आप कह रहे हैं कि हम उसके महंगे कर दें। आप कह रहे हैं कि हम उसको उसकी अगर कोई महिला अपनी नौकरी के लिए जाती है, बामुश्किल 10,000 15,000 के लिए जाती है, हम उसको किराया उसका बढ़ा दें, उसके पानी के बिल बढ़ा दें। मुझे लगता है लॉकडाउन के पीरियड में तो अगर इस तरह का कोई फैसला लिया जाता है तो ये तो जनता के ऊपर अत्याचार होगा, ये तो जनता के ऊपर गलत वो होगा। फंड्स मैनेजमेंट करना राज्य की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार को लोग टैक्स देते हैं, राज्य सरकार को भी टैक्स देते हैं। तो हमने जो मांगा है वो इसीलिए मांगा है क्योंकि दिल्ली का हक है और दिल्ली की ज़रूरत है, और केंद्र सरकार जिस तरह से बाकी चीज़ों में मदद कर रही है आगे बढ़ के, हमें पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार फंड्स मैनेजमेंट में भी पूरी मदद करेगी। चलिए मनीष जी, और एक और जो बड़ा चैलेंज है वो डॉक्टर्स और नर्सेज जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हम देख रहे हैं कि वो भी अब कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। बहुत से ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं जिनकी मौत भी हो गई इस दौरान। ये जो प्रॉब्लम है आप उसको कैसे एड्रेस करने की कोशिश करें, क्योंकि जो शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है हॉस्पिटल्स में वो इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। शॉर्टेज ऑफ मैन पावर भी है, और देखिए कोरोना की जो लड़ाई है उसमें फ्रंट पर तो हमारा मेडिकल स्टाफ ही खड़ा है। हम सब लोग, चाहे दिल्ली सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, मंत्री मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम लोग केंद्र सरकार के हों, हम सब मेडिकल स्टाफ को फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम उसको एम्पावर कर सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई मेडिकल स्टाफ ही लड़ रहा है पूरे देश में, तो एक्सपोजर उसका सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा खतरा उसी को है। इसीलिए आज जो कोरोना वॉरियर का नाम दिया गया सारे मेडिकल स्टाफ को, वो इसीलिए दिया गया, और प्रधानमंत्री जी ने भी उसको प्रोत्साहित किया, सब मुख्यमंत्री जी भी उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, पूरा देश उनको प्रोत्साहित कर रहा है। तो खतरा तो है, फ्रंट पे लड़ने के खतरे हैं, और वो, लेकिन ये लड़ाई किसी को, मतलब मेडिकल स्टाफ ही फ्रंट पे रह के लड़ सकता है। कमी की जहाँ तक बात है, हमने अपने तमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को ये पावर दी है, जो हमारे हॉस्पिटल्स के इंचार्ज हैं, उनके चीफ हैं, उनको ये पावर दी है कि आपको सरकार से पॉलिसी या सरकार से अपॉइंटमेंट का इंतज़ार नहीं करें। आप अपने लेवल पर तुरंत जितने स्टाफ की आपको आवश्यकता है आप उसको हायर करते रहें। दिल्ली सरकार की ओर से आपको पूरा फंड दिया जाएगा लोग हायर करने के लिए, और इस मॉडल को अपनाते हुए हमारे हॉस्पिटल्स के एमडीज़ ने, उनके एमएस ने ये तरीका अपनाते हुए काफ़ी लोग हायर किए हैं पिछले दिनों, और उनको लोग मिल भी रहे हैं। जी, और मनीष जी, एक और जो पहल जो दिल्ली सरकार की ओर से की गई है हाल ही में, वो है प्लाज्मा बैंक को लेकर। और हमने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी सुना कि वो लगातार अपील कर रहे थे, और नंबर भी बताया गया जिस पर लोग रजिस्टर करवा सकते हैं, प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। और ये जो टाई अप है ये सभी हॉस्पिटल से होगा जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्लाज्मा दिया जाएगा पेशेंट्स को। लेकिन रिस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है, क्योंकि प्लाज्मा डोनेशन को लेकर जो कोरोना से रिकवर होते हैं उनमें थोड़ी सी कमजोरी, थोड़ी घबराहट होती है, रिस्पांस अभी तक कैसा है? रिस्पांस अभी तक, क्योंकि शुरुआत है, कल दूसरा ही दिन था, कल भी 25 लोगों ने कोरोना का प्लाज्मा डोनेट किया है। इसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको हार्ट की या किसी इस तरह की बीमारी है, कैंसर है, वो आदमी चाहे कोरोना से रिकवर होकर ठीक भी है तो लेकिन वो प्लाज्मा नहीं दे सकता है। प्रेग्नेंट रह चुकी महिलाएं कोरोना नहीं दे का प्लाज्मा नहीं दे सकती हैं। 60 साल से ऊपर उम्र के लोग या 50 किलो से कम वज़न वाले लोग प्लाज्मा का डोनेशन नहीं दे सकते। तो इस तरह से रेस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। तो ऐसे में डोनर्स की जो लिस्ट है वो बहुत कन्फाइन होके कम हो जाती है। नहीं तो दिल्ली में लगभग अगर 70,000 लोग ठीक हुए हैं तो अच्छी खासी संख्या में लोग हो सकते थे, पर आप मान के चलें उसमें से बड़ी संख्या मेडिकल वजहों से प्लाज्मा का डोनेशन नहीं दे सकती है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप डोनेशन देने की स्थिति में हैं, आप किसी की जान बचाने की स्थिति में हैं, तो उस भूमिका को ज़रूर निभाइए। अगर पिछले 2 दिन में करीब 50 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है तो आप भी कर सकते हैं, और आपकी वजह से किसी की जान बच जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जी मनीष जी, लेकिन जो जिन मरीजों में लक्षण नहीं है कोरोना के, उनकी अभी भी शिकायत है कि उनका टेस्ट आसानी से नहीं हो पा रहा है, उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, अब तो देखिए 24,000 टेस्ट, 25,000 टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। अब तो हमारी टीम्स गलियों में जाके, जहां कंटेनमेंट जोन है वहां भी टेस्ट कर रही हैं। लैब्स भी कैपेसिटी जितनी उनकी है
पूरी कैपेसिटी में टेस्ट कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इक्का दुक्का अगर कोई केस किसी वजह से कहीं अटका, लेकिन ये मैं अश्योर करता हूं दिल्ली को कि, और आप भी खुद इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं इस वक्त। आबादी के हिसाब से देखें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा टेस्ट दिल्ली में है, और नंबर्स में भी कोई राज्य अभी भी रोजाना 24,000 टेस्ट नहीं करा रहा है। बड़े बड़े राज्य भी 24,000 टेस्ट 25,000 टेस्ट पर डे नहीं करा रहे हैं। चलिए, एक अच्छी बात है। और राधा स्वामी सत्संग सेंटर, ये एक बड़ा कोविड सेंटर, उसकी भी शुरुआत हो गई है मनीष जी, और मुझे लगता है वहां मरीज भी अब पहुंचने अब शुरू हो गए हैं। और इसके पीछे सोच है क्या? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो बिना लक्षण वाले मरीज हैं उनका भी ट्रीटमेंट वहां पर किया जाएगा। तो अब चलते चलते जरा जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दें, क्योंकि जो लोग परेशान हैं वो कैसे वहां पर जा सकते हैं। पूरी दिल्ली में पहली बात तो सब सारे दिल्ली से वहाँ पेशेंट्स जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दिल्ली में अभी भी हॉस्पिटल्स में भी 9,000 बेड्स खाली हैं। हमने अलग अलग दिल्ली के इलाकों में बैंक्वेट हॉल से लेकर और अलग अलग व्यवस्थाएं की हैं, जिनकी जानकारी लगातार मीडिया के माध्यम से भी, विज्ञापनों के माध्यम से भी पहुंचती रहती है। साथ साथ में राधा स्वामी सत्संग जो बनाया गया है, इसमें 10,000 तक बेड की व्यवस्था है कि अगर ज़रूरत पड़े, और ईश्वर ना करे लेकिन ऐसी स्थिति हो कि पेशेंट्स बढ़ें, तो तुरंत फिर हम ये ना सोचने लगे कि कहाँ का इंतजाम करेंगे, कैसे इंतजाम होगा। तो वहाँ पर है। अभी मुझे जो लेटेस्ट जानकारी उसके बारे में मिली है, वहाँ लगभग 2,000 बेड्स पूरी तरह से बनके तैयार हो चुके हैं और उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम भी भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं मनीष जी कि ये पीक शायद अब आ चुका है दिल्ली में, और उसके बाद अब ये डिक्लाइन शुरू हो जाना चाहिए और केसेस अब घटने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आप बता रहे हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है अगर खुदा ना खास्ता ये आंकड़े बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सिसोदिया जी, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.